1999 का साल था जब टोरंटो कनाडा में रहने वाली 15 वर्षीय शार्मिनी आनंदावेल की रहस्यमयी हत्या ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। तमिल मूल की शार्मिनी एक होनहार छात्रा थी जो अपने परिवार के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद में श्रीलंका से कनाडा आई थी। लेकिन एक दिन उसकी अचानक गायब होने और फिर उसकी मौत की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के पीछे की सच्चाई आज भी अनसुलझी है। 10 जून 1999 की सुबह शार्मिनी रोज की तरह अपने घर से निकली। उसने अपनी मां को बताया कि वह एक नए जॉब इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जा रही है। यह प्रोग्राम एक सरकारी योजना का हिस्सा था जिसमें युवाओं को नौकरी के अनुभव दिए जाते थे। लेकिन यह आखिरी बार था जब किसी ने शार्मिनी को जीवित देखा। जब शार्मिनी रात तक घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अंततः उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शार्मिनी की तलाश शुरू की। उसकी गुमशुदगी के बारे में सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ खास सुराग नहीं मिले। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि शार्मिनी जिस जॉब प्रोग्राम के बारे में बात कर रही थी वह असल में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। यह जानकर शार्मिनी के परिवार और पुलिस को शक हुआ कि उसे झूठ बोलकर किसी ने बुलाया था। 4 महीने बाद अक्टूबर 1999 में शार्मिनी का शव टोरंटो के पास एक सुनसान इलाके में मिला। शव पूरी तरह डाइच चुका था, जिससे मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस ने मौके से कुछ सबूत इकट्ठे किए, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सभी संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। एक आदमी जिसका नाम शार्मिनी के परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, पुलिस की जांच के घेरे में आया। यह व्यक्ति, जिसका नाम पुलिस ने गुप्त रखा, पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। पुलिस को एक और सुराग मिला कि शार्मिनी की मौत से पहले यह संदिग्ध उसे कई बार देखा गया था। लेकिन जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने किसी भी अपराध में शामिल होने से इनकार कर दिया। एक गवाह ने दावा किया कि उसने शार्मिनी को उस दिन संदिग्ध के साथ देखा था, लेकिन इस गवाही को अदालत में पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। शार्मिनी के माता पिता के लिए यह समय बेहद दर्दनाक था। उनकी बेटी की हत्या का कारण और अपराधी दोनों अज्ञात थे। उन्होंने न्याय के लिए कई बार पुलिस और अदालत का दरवाजा खटखटाया। शार्मिनी की मां ने मीडिया के सामने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा, हमारी बेटी को निर्दयता से मारा गया और हम अब तक नहीं जानते कि क्यों। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस केस ने मीडिया और समाज का ध्यान खींचा। कई लोगों ने इसे प्रवासी समुदायों के खिलाफ हिंसा के रूप में देखा। शार्मिनी तमिल समुदाय से थी और यह भी संदेह जताया गया कि उनकी हत्या नस्लीय घृणा का परिणाम हो सकती है। मीडिया ने इस केस को लेकर कई सिद्धांत पेश किए। कुछ ने इसे एक सुनियोजित अपराध बताया, जबकि कुछ ने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम माना। लेकिन इन सभी अटकलों के बावजूद कोई भी सटीक उत्तर नहीं मिल सका। टिफ़नी वलियांटे एक 18 वर्षीय किशोरी, जिसे उसकी अद्भुत खेल कौशल और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाना जाता था, 12 जुलाई 2015 की रात को न्यू जर्सी, अमेरिका में एक रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना का शिकार बनी। यह कहानी आज भी अनसुलझी है और कई सवाल खड़े करती है। टिफ़नी एक चमकते हुए भविष्य का सपना देख रही थी। वह अपने हाई स्कूल की वॉलीबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी थी और उसे कॉलेज जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। लेकिन नियति ने उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिससे उसके परिवार, दोस्तों और स्थानीय समुदाय को गहरा आघात लगा। उस रात टिफ़नी अपने घर पर परिवार के साथ समय बिता रही थी। रात करीब 9 बजे एक पारिवारिक बहस के बाद वह अचानक घर से बाहर निकल गई। उसका परिवार चिंतित था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद थी कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कुछ घंटे बाद एक ट्रेन ड्राइवर ने सूचना दी कि उसने एक व्यक्ति को ट्रेन की पटरियों पर देखा था जो ट्रेन से टकरा गया। जब अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की तो उन्होंने टिफ़नी के अवशेष पाए। पहली नजर में यह एक आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि मामला इतना सीधा नहीं था। जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए
जिन्होंने इस घटना को आत्महत्या के बजाय हत्या का शक दिया। टिफ़नी को पटरियों तक जाने के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता। वह नंगे पांव थी, लेकिन उसके पैर पर वह चोट के निशान नहीं थे जो इस रास्ते पर चलने से स्वाभाविक रूप से होने चाहिए थे। टिफ़नी के फोन और अन्य सामान घटनास्थल के आसपास बिखरे हुए पाए गए, लेकिन फोन से मिली जानकारी से पता चला कि उसकी लोकेशन और घटनास्थल का समय मेल नहीं खाता। टिफ़नी के परिवार ने दावा किया कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने वाली लड़की नहीं थी। उन्होंने बताया कि वह खुश और उत्साहित थी, खासकर कॉलेज जाने को लेकर। जांच के दौरान टिफ़नी के कपड़ों और सामान पर अन्य व्यक्तियों का डीएनए पाया गया। ये इस बात का संकेत था कि घटना के समय वहां और लोग मौजूद थे। इस मामले में स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों ने शुरुआत से ही इसे आत्महत्या का मामला मान लिया और जांच को उसी दिशा में आगे बढ़ाया। हालांकि टिफ़नी के परिवार और दोस्तों ने बार बार कहा कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कि मामले की गहराई से जांच की जाए। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ठीक से जांच नहीं की गई। घटनास्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा करने में लापरवाही बरती गई। जांच के दौरान संभावित गवाहों को ठीक से पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं गया। टिफ़नी के माता-पिता डियान और स्टीफन वलियांटे ने इस मामले में न्याय की मांग को लेकर लंबा संघर्ष किया। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की और मामले की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को या तो फंसाया गया या किसी साजिश का शिकार बनाया गया। उसके जूते पटरियों से दूर पाए गए। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वह अपनी मर्जी से वहां गई थी या उसे वहां ले जाया गया था। फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा से पता चलता है कि टिफ़नी की आखिरी लोकेशन घटनास्थल से काफी दूर थी। यह संकेत देता है कि उसे किसी ने वहां पहुंचाया हो सकता है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने उस रात घटनास्थल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। डोरोथी जेन स्कॉट की अनसुलझी हत्या एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना है, जिसने अमेरिकी इतिहास में एक गहरे रहस्य का अध्याय जोड़ा। यह कहानी न केवल एक महिला की हत्या का वर्णन करती है, बल्कि उस भयावहता को भी उजागर करती है जिससे वह महीनों तक गुजरती रही। डोरोथी जेन स्कॉट एक 32 वर्षीय महिला थी जो कैलिफोर्निया के अनाहाइम में रहती थी। वह एक सिंगल मदर थी और अपने 4 साल के बेटे शॉन के साथ साधारण जीवन जी रही थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अधिकतर समय अपने परिवार और काम पर केंद्रित रहती थी। डोरोथी का स्वभाव सरल और शांत था और वह विवादों से दूर रहने वाली महिला थी। डोरोथी एक स्टोर में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी, जो कि एक हेड शॉप और एक साइकेडेलिक सामान की दुकान का संयुक्त व्यवसाय था। अपनी जिम्मेदारियों के चलते वह अक्सर अन्य कर्मचारियों की मदद करने और स्टोर की देखरेख में व्यस्त रहती थी। लेकिन 1980 डोरोथी की जिंदगी अचानक एक भयावह मोड़ पर आ गई। 1980 की शुरुआत में डोरोथी को अज्ञात नंबरों से कॉल्स आनी शुरू हुई। ये कॉल्स डरावने और रहस्यमयी थे। कॉल करने वाला व्यक्ति डोरोथी की दिनचर्या, उसके कपड़ों और गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी देता था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह डोरोथी का पीछा कर रहा था। कभी कभी वह व्यक्ति डोरोथी की तारीफ करता तो कभी धमकी देता। एक कॉल में उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम आज लाल स्कार्फ पहने हुए हो। यह सुनकर डोरोथी कांप उठी, क्योंकि वह वाकई उस समय लाल स्कार्फ पहने हुई थी। एक और कॉल में उसने कहा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। डोरोथी ने इन कॉल्स से डरकर अपने परिवार और दोस्तों को बताया। उन्होंने उसे पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। 28 मई 1980 की रात डोरोथी अपने सहकर्मी कॉनराड बुस्तामांते और पैम हेड के साथ एक मीटिंग में गई थी। इस दौरान कॉनराड की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डोरोथी ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की पेशकश की। डॉक्टर ने कॉनराड को तत्काल अस्पताल ले जाने की सलाह दी। डोरोथी उन्हें पैम के साथ अनाहाइम मेमोरियल अस्पताल लेकर गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि कॉनराड को मकड़ी के काटने से रिएक्शन हुआ है और वह जल्द ठीक हो जाएगा। डोरोथी ने इस बीच पैम से कहा कि वह अपनी कार लेकर आएगी।
वह अस्पताल की पार्किंग में गई, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं लौटी। कई मिनटों बाद पैम और कॉनराड ने देखा कि डोरोथी की कार अस्पताल की पार्किंग से तेज रफ्तार में निकल रही है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी, लेकिन जब कई घंटे बीत गए और डोरोथी वापस नहीं आई तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। डोरोथी की कार अगले दिन सांता एना के एक गली में जलती हुई पाई गई, लेकिन डोरोथी का कोई पता नहीं चला। उसकी गायब होने की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। डोरोथी के गायब होने के कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को रहस्यमयी कॉल्स आने लगीं। कॉल करने वाला व्यक्ति दावा करता था कि उसने डोरोथी को मार दिया है। कभी वह हंसता तो कभी डरावनी बातें करता। एक बार उसने कहा, मैंने उसे अपने पास ले लिया है। पुलिस ने कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉलर हमेशा जल्दी फोन काट देता था। 4 साल बाद 1984 में एक निर्माण स्थल पर एक कंकाल मिला। डीएनए जांच से पता चला कि वह डोरोथी का ही था। उसके शरीर के साथ एक प्लास्टिक बैग में उसकी अंगूठी और घड़ी भी मिली। डोरोथी की हत्या के पीछे कौन था और क्यों? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डोरोथी के माता पिता को यह विश्वास था कि कॉल करने वाला व्यक्ति ही डोरोथी का हत्यारा था, लेकिन वह कौन था और डोरोथी को क्यों निशाना बनाया गया, यह कभी पता नहीं चला।